चांद पर सेल टावर्स और लैंडिंग पैड्स बनाना सिर्फ एक टेम्परेरी साइंस प्रोजेक्ट है। किसी दूसरे प्लेनेट पर सच में जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ज्यादा ब्रूटल चाहिए। इसके लिए एक कंप्लीट पैराडिम शिफ्ट की जरूरत है। इसके लिए अर्थ से जुड़ी हुई लॉजिस्टिक्स की सप्लाई लाइंस को पूरी तरह हमेशा के लिए काटना पड़ेगा। स्वागत है फेज 3 में। पिछली वीडियो में हमने फेज 2 का एक क्लिनिकल डाइसेक्शन किया था, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना और एक लोकल पावर ग्रिड बनाना, लेकिन वो सिर्फ एक वार्म अप था। ऑपरेशनल टाइमलाइन अब एक एग्रेसिव क्लोज्ड लूप इंडस्ट्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट हो चुकी है। ये फेज 2032 में शुरू होता है, 2036 तक लॉक होता है और इसका असर 2070 तक दिखेगा। कार्लोस गार्सिया गैलन के मास्टर रोड मैप के रॉ मैट्रिक्स को देखिए। ये मैंडेट एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग सर्ज आउटलाइन करता है। ठीक 29 हैवी लिफ्ट लॉन्चेस। वो चांद के साउथ पोल पर सीधे 1.5 लाख किलोग्राम भारी पेलोड गिरा रहे हैं। आखिर नासा इतना मैसिव वजन क्यों गिरा रहा है? क्योंकि किसी अनजान प्लैनेट पर फुल स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मल्टी रूम ऑटोमेटेड बेस और हैवी मटेरियल रिफाइनरीज बनाने के लिए एग्जैक्टली इसी की जरूरत है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक साई-फाई फैंटेसी है। ऐसा नहीं है। ये एक कोल्ड कैलकुलेटेड इंजीनियरिंग रोड मैप है जिसका टारगेट है रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल करना, इससे पहले कि बाकी देशों के कंपटीटर्स इस स्पेस रेस में आगे निकल जाएं। ये सब एग्जैक्टली कैसे होगा? इसका सबूत देने के लिए हमने सिर्फ कंसेप्ट आर्ट नहीं देखी, हमने रॉकेट इक्वेशन की फाउंडेशनल फिजिक्स को ऑडिट किया, रिगोलिथ सिंटरिंग की थर्मोडायनेमिक्स को एनालाइज किया और क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डाइसेक्ट किया। ये इंसानियत के वहां हमेशा जिंदा रहने का आखिरी रास्ता है। आप डीप स्पेस में एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं जब आपको पानी की हर बूंद और हर एक स्टील बीम को अर्थ की मैसिव ग्रेविटी से खींचकर बाहर निकालना पड़े? आप नहीं बना सकते। आपको वहीं के लोकल रिसोर्सेज पर जिंदा रहना होगा। फेज 3 की एब्सोल्यूट जरूरत समझने के लिए हमें उस फिजिक्स बैरियर को समझना होगा जिसने अपोलो एरा से स्पेस एक्सप्लोरेशन का गला घोंट रखा है। द टायरनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन। पिछले 60 सालों से हर स्पेस मिशन ने एक क्रशिंग इकोनॉमिक टैक्स चुकाया है। डीप स्पेस में सिर्फ एक इंसान को जिंदा रखने के लिए स्पेस प्रोग्राम्स को लाखों किलो एक्सप्लोजिव फ्यूल जलाना पड़ता है, सिर्फ थोड़ी सी हवा, पानी और स्ट्रक्चरल शील्ड को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ढकेलने के लिए। असली परमानेंस के लिए इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन जरूरी है। आसान भाषा में आपको वहीं की मिट्टी का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई देश लोकल रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करने में फेल हो जाता है तो उनका मिशन पूरी तरह वनरेबल रहेगा। अर्थ पर एक बजट कट, एक पॉलिटिकल बदलाव या एक लॉन्च फेल हुआ और एस्ट्रोनॉट्स वहां भूखे मर जाएंगे। फेज 3 इस सिस्टमैटिक कमजोरी को खत्म करता है। ये रॉ लूनर मिट्टी को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। इस बदलाव के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को वायलेंटली स्केल अप करना पड़ेगा। ये आर्किटेक्चर डिमांड करता है कि हम तुरंत मैक्सिमम क्लास कमर्शियल लैंडर्स का इस्तेमाल करें। इन हैवी लिफ्ट रॉकेट्स को अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर एक अनयील्डिंग 8 मेट्रिक टन की लिमिट तक पहुंचना होगा। इन नंबर्स को देखिए। वो टोटल 1.5 लाख किलोग्राम वजन गिरा रहे हैं। ये लगभग एक पूरी तरह लोडेड कमर्शियल बोइंग 747 एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर है, जिसे सीधे साउथ पोल पर गिरा दिया गया हो। ये मैसिव पेलोड फुल स्केल इंडस्ट्रियल मशीनरी, हैबिटेट नोड्स और डीप क्रेटर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रिग्स को सीधे चांद पर पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही प्रोग्राम एक लार्ज कार्गो रिटर्न सिस्टम बनाता है जो एक ऐसी ऑटोमेटेड लूप है जो हर ट्रिप पर 500 किलो रिफाइंड हाईली कीमती मटेरियल वापस अर्थ पर ला सकती है।
ये हैवी लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एक ऑटोनोमस प्लैनेटरी फ्राइट ट्रेन की तरह काम करता है। ये एक फ्रिक्शनलेस रनवे पर आकर रुकता है और पूरी तरह से ऑफ ग्रिड फैक्ट्रीज वहां छोड़ देता है, वो भी बिना किसी इंसान के वहां मौजूद हुए। आप फैक्ट्री जमीन पर उतार सकते हैं, लेकिन आप दीवारें बनाने के लिए अर्थ से हैवी कंक्रीट या स्टील बीम्स चांद पर नहीं भेज सकते। तो एक ऐसे प्लेनेट पर जहां ना पेड़ हैं और ना स्टील मिल्स, आप ब्लास्ट शील्ड्स और रोड्स कैसे बनाते हैं? आप वहीं की मिट्टी को एक हथियार बना देते हैं। फेज 3 आर्किटेक्चर उन ऑटोमेटेड रोबोटिक एसेट्स को डिप्लॉय करता है जिन्हें खास तौर पर कच्ची रिगोलिथ को मजबूत और ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने के लिए बनाया गया है। आपको लगेगा कि लूनर फैक्ट्री अर्थ से लाए गए सॉफ्ट मटेरियल्स पर डिपेंड करेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्रोग्राम चांद की मिट्टी के उन हाईली एब्रेसिव माइक्रोस्कोपिक कान जैसे पार्टिकल्स को अपना प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। मेन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में ऑटोनोमस कॉर्बेलिंग, 3D प्रिंटिंग और हाई एनर्जी माइक्रोवेव सिंटरिंग का इस्तेमाल होता है। हमें ये समझना होगा कि सिंटरिंग आखिर है क्या। सिंटरिंग रिगोलिथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक हाई एनर्जी लेजर से लूज रेजर शार्प वोल्केनिक धूल को पिघलाकर एक सॉलिड बैलिस्टिक आर्मर में वेल्ड कर दें। ये रोबोट्स सीमेंट मिक्स नहीं करते, ये चांद की मिट्टी के एटॉमिक स्ट्रक्चर को पिघलाने के लिए एक बहुत इंटेंस फोकस्ड हीट का इस्तेमाल करते हैं और उसे जोड़कर मोटी ना टूटने वाली ब्रिक्स और स्मूथ लैंडिंग पैड्स बनाते हैं। ये ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन चांद के एटमॉस्फेयर में लगातार चलता रहता है। ये रोबोटिक मेसन्स रॉकेट के धुएं से बचने के लिए लैंडिंग जोन्स के चारों तरफ मैसिव ब्लास्ट वॉल्स बनाते हैं। वो इंटरनल टनल नेटवर्क्स बनाते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स को सील करते हैं और ये सब कुछ वो बिल्कुल अकेले करते हैं। जब इंसानी क्रू अपनी लंबी शिफ्ट के लिए वहां सच में पहुंचेंगे, तब तक ये रोबोट्स लाखों लूज रेजर शार्प पत्थरों को एक इम्पेनिट्रेबल डिफेंसिव शील्ड में बदल चुके होंगे, जो एक्सट्रीम रेडिएशन और मीटेराइट्स की टक्कर आराम से झेल सकती है। लेकिन मिट्टी को लेजर से पिघलाने और जमी हुई बर्फ से रॉकेट फ्यूल निकालने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप 2 हफ्ते लंबी जमा देने वाली रात में एक हैवी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री को पावर कैसे दे सकते हैं? आप सूरज पर डिपेंड नहीं कर सकते। एक बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल मैट्रिक्स को लगातार पावर देने के लिए फैसिलिटी को एक परमानेंट ना रुकने वाले पावर सोर्स पर काम करना होगा। फेज 3 में फुल स्केल फ्यूजन सरफेस पावर रिएक्टर्स को ऑफिशियली डिप्लॉय किया जाएगा। ये बहुत कॉम्पैक्ट हाईली एडवांस्ड न्यूक्लियर यूनिट्स हैं जो वहां की धूप से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। ये पूरे लूनर ग्रिड को एक लगातार मल्टी मेगावाट बेस लोड डिलीवर करते हैं। ये न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी शर्त है जिसे टाला नहीं जा सकता। जमी हुई मिट्टी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालने के लिए एक इमेंस थर्मल और इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। सोलर पैनल्स 354 घंटे लंबी जानलेवा लूनर नाइट में ये सब नहीं दे सकते। ये रिएक्टर डिजाइन हाईली एनरिच्ड रगेड सॉलिड फ्यूल कोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके साथ एडवांस्ड हीट पाइप्स जुड़ी होती हैं जो एक्स्ट्रा गर्मी को चुपचाप स्पेस के वैक्यूम में निकाल देती हैं। अब आप पूछ सकते हैं, एक न्यूक्लियर सिस्टम बिना किसी इंसान के इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में दशकों तक जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब है, उनके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते। वहां खराब होने के लिए कोई घूमती हुई टरबाइन नहीं होती। कोर जनरेटर लूप पूरी तरह से स्टैटिक थर्मोइलेक्ट्रिक कन्वर्जन पर डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर के अंतर को यूज करके सीधे ग्रिड में बिजली देता है। फिजन सरफेस रिएक्टर को एक आर्टिफिशियल एटॉमिक सूरज की तरह सोचिए। ये चांद की मिट्टी के कई मीटर नीचे सेफली दबा होता है, जो जमीन को रेडिएशन से बचाता है। फिर भी ये दूर दूर के बेस कैंप्स को बिजली का एक मैसिव और लगातार करंट भेजता रहता है, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र होकर कि बाहर की जमीन जमा देने वाले अंधेरे में कैद है। अगर स्पेस एजेंसी अपने बेस को एटॉमिक पावर पर शिफ्ट नहीं कर पाती, तो बेस हमेशा अर्थ पर डिपेंडेंट रहेगा।
न्यूक्लियर फिजन के आने से ये एक रिलेंटलेस, ना रुकने वाला प्रोडक्शन इंजन बन जाता है। आपके पास रॉकेट्स हैं, आपके पास प्रिंटेड ब्लास्ट वॉल्स हैं, आपके पास न्यूक्लियर ग्रिड है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर बेस के अंदर इंसानों के लंग्स ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हों। आप एक एब्सोल्यूट वैक्यूम में सांस कैसे ले सकते हैं? फेज 3 का सबसे बड़ा स्टार है परमानेंट लूनर सरफेस हैबिटेट्स की डिलीवरी। इन टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स को देखिए, ये स्ट्रक्चर्स कोई छोटे टिन के डब्बे नहीं हैं। ये मैसिव मल्टी रूम कॉम्प्लेक्सेस में एक्सपैंड होते हैं, जिनका इंटरनल प्रेशराइज्ड वॉल्यूम 100 क्यूबिक मीटर से ज्यादा होता है, लगभग एक स्टैंडर्ड सेमी ट्रक ट्रेलर के अंदर की जगह जितना, जो अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर फैले होते हैं। लेकिन चांद पर एक मेटल बॉक्स रखना आसान है, उसके अंदर लोगों को जिंदा रखना इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। ऐसा लगता है कि इंसानी लंग्स किसी एब्सोल्यूट वैक्यूम में बिल्कुल पावरलेस हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को पैक और सील रखना एक सबसे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट बन जाता है। हर मॉड्यूल एक एडवांस्ड एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ECLSS से जुड़ा होता है। ECLSS की इंटरनल केमिकल लूप्स को एग्जैक्टली 98% हवा और गंदे पानी को प्यूरिफाई और रिसाइकल करना होता है। पसीने की हर एक बूंद, सांस से निकली हर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को कैप्चर किया जाता है, केमिकली साफ किया जाता है और फ्रेश वाटर और ब्रीदेबल हवा के रूप में वापस भेजा जाता है। ECLSS हैबिटेट एक सिंथेटिक हाइपर इंजीनियर्ड मैकेनिकल लंग की तरह काम करता है। ये लगातार एक जानलेवा वैक्यूम से लड़ता है ताकि इंसानी हवा की हर एक सांस और मेटाबॉलिक मॉइस्चर की हर एक बूंद को लगातार रिसाइकल किया जा सके। इस क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम को न्यूक्लियर पावर से चलने वाले ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन प्लांट्स के साथ जोड़कर ये बेस हमेशा के लिए हवा की कमी की प्रॉब्लम को खत्म कर देती है और बिल्कुल एज पर इंसानियत के परमानेंट वजूद को हमेशा के लिए तय कर देती है। जैसे जैसे हम 2026 के करंट बेसलाइन साल से अपनी आगे की स्ट्रेटजी कैलकुलेट करते हैं, मून बेस का ये सफर एक हाई स्टेक्स इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट से बदलकर एक अनयील्डिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन जाता है। 2032 में फेज 3 पहले मेगावाट फिशन रिएक्टर्स डिप्लॉय करेगा। 2034 तक हैवी कार्गो लैंडर्स सबसे पहले हैबिटेट मॉड्यूल्स गिराएंगे। अगर हम 2070 तक के मैक्रो इंडस्ट्रियल होराइजन की बात करें तो ये फेज 3 आर्किटेक्चर डीप स्पेस की इकोनॉमिक्स को पूरी तरह बदल देगा। मून बेस अब अर्थ के पैसों पर चलने वाला एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। ये मार्स और उसके आगे जाने के लिए एक इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रियल लॉन्च पैड बन जाएगा। जो फैक्शंस इस लिमिटेड टाइम के दौरान लोकल रिसोर्सेज पर कब्जा करना सीख लेंगे, वो आने वाली सदी के प्राइमरी कमोडिटीज पर हमेशा के लिए राज करेंगे, जिसमें रिफाइंड हाइड्रोजन फ्यूल और नेक्स्ट जनरेशन फ्यूजन ग्रिड्स के लिए रेयर हीलियम 3 शामिल हैं। आपको लगेगा कि सरकारें तय करेंगी कि ये रिसोर्सेज किसे मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सॉवरन नेशंस और कमर्शियल सिंडिकेट्स फिजिकली इन ऑटोमेटेड रिफाइनरीज को कंट्रोल करेंगे, वही आने वाले 50 सालों तक डीप स्पेस कॉमर्स के रूल्स तय करेंगे। जो फैक्शंस अर्थ की सप्लाई लाइन के भरोसे बैठे रहेंगे, उन्हें सिस्टमैटिकली पीछे छोड़ दिया जाएगा और मिट्टी में मिला दिया जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन अब पूरी तरह से अपनी इंडिपेंडेंस पाने की एक हाई वेलोसिटी इंडस्ट्रियल रेस बन चुका है। अब इस ऑटोनोमस लेआउट के स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स को देखिए। क्या आपको लगता है कि अर्थ की सप्लाई लाइन से पूरी तरह इंडिपेंडेंस पाने से किसी देश की ताकत बढ़ती है, या फिर चांद की जमीन पर प्राइवेट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्लांट्स लगाने से एक ऐसी डेंजरस कॉर्पोरेट रियलिटी पैदा होगी जो देशों की सिस लूनर स्पेस पर राज करने की ताकत हमेशा के लिए छीन लेगी? अपना डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनालिटिकल एंड स्टे क्यूरियस।